औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का तीसरा सवाल जी मेरा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेरे फेवरेट होते हैं, मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं। और कई चीज़ें होती हैं जो कि आदमी कई जगह फंस जाता है, बताना भी चाह रहा होता है लेकिन वो बताते खुद एक सब्जेक्ट होता है तो उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो अच्छा लगता है कि ये वो आप इनकी क्वालिटी कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस also shows the quality of the audience। कि जो सवाल की क्वालिटी अगर बदल जाए, अच्छा सवाल बड़ा अच्छा है, यानी कि किसी ने कोई ऐसा शख्स है जो कि बड़ा मेरे YouTube चैनल को बड़ा गौर से सुनता है, जिसकी वजह से उसने ये सवाल पूछा है, क्योंकि आम आदमी शायद ये चीज़ें गौर ना करे। सवाल उसने ये पूछा है, आपने कई जगहों पे पेंडुलम थ्योरी का जिक्र किया है, नेट पे बड़ा ढूंढा है, ये मिली नहीं, वो है क्या चीज़? ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ये कि हाँ नेट पे नहीं मिलेगी आपको, ये नेट पे नहीं मिलेगी। पेंडुलम इफेक्ट एक नेट पे मिल जाता है आपको, लेकिन वो ये एग्जैक्टली ये नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग पेंडुलम थ्योरी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। देखें, आजकल के दौर में ना मेरे मेरे सवाल लंबे होते हैं, मुझे बड़ा लोग प्रेशराइज करते हैं। मैंने इतने साल अपने आप को रोके रखा है इन सवाल जवाबों से, सिर्फ एक ही वजह से, लोगों को 5 मिनट में जवाब चाहिए। मेरे पास 5 मिनट का जवाब है ही नहीं। मैं 5 मिनट के जवाब देने वाले बहुत पड़े हैं, मार्केट भरी हुई है, नेट भरा हुआ है, ले लें आप। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी इसी सवाल के जवाब में है। मैंने बताया ना, कुछ सवाल दिल के करीब होते हैं, तो एक सवाल में से कुछ 10 चीज़ें आज आपको निकल आएंगी, इसमें से कई वजूहात पता चल जाएंगी। लेकिन लोग ना बहुत मैकेनिकल हो गए। मैंने एक प्रोग्राम भी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किया था, क्या है, लोग काफ़ी मैकेनिकल हो गए। हमें यस नो चाहिए, हमें राइट रॉन्ग चाहिए, हमें ऑन ऑफ चाहिए। हम समझते हैं, फाइज साहब ज़रा बता दें, मेरी अम्मा ने ये किया है तो मैं बीवी की बात मानूँ, अम्मी की बात मानूँ? ये आपने ये बताया, ज़रा बस ये बता दें, ये करूँ या वो करूँ। हम समझते हैं या ये होगा तो या वो होगा, और हम लफ्ज़ों के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि हमने नॉलेज ही खो बैठे हैं। मसलन मुझसे लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं, जी आप बताएं जी, आपके ख्याल में कैपिटलिज्म इस्लामी? ये एक सवाल है, मैं बाद में इसका जवाब, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दे दो। मैं हंस पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी है भी नहीं भी है जी। हाँ जी, ये क्या बात हुई जी? यही तो बात है। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि एक लाइन में जवाब चाहिए तो फिर भाई यही जवाब है भी नहीं जी, वो तो ये कहते हैं, वो तो वो कहते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं, वो फलाना बंदा वो कहता है। मैं कहा यार, वो जो कहता है वो भी ठीक कहता है, वो जो कहता है वो भी ठीक कहता है, वो तो दोनों आपस में एक दूसरे को कहते हैं। मैं कहा फिर दोनों ही ठीक कहते हैं या दोनों ही गलत कहते हैं? ये सही भी है, गलत भी है, अब इस पर बात करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान ऐसा हो चुका है कि उसको लगता है कि या ये है या ये है। मैकेनिकल मॉडल, जब से ये ऑन ऑफ आए हैं, या राइट रॉन्ग बता दें, ये बता दें, मैं कर दूँ ना करूँ, उसकी बात मानूँ उसकी बात मानूँ। हमें बताया गया था कि दोनों एक्सट्रीम के दरमियान ना, राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट के दरमियान ना, ग्रे ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे बड़े होते हैं। बहुत लंबी कहानी होती है। इसके लिए अकल चाहिए ना, दिमाग चाहिए, सोचना चाहिए। वो हमने करना नहीं है, हमें बस ये है कि आप यस नो कर दें। तो एक ये जो बैकग्राउंड है, उसकी बुनियादी वजह भी या उसकी बुनियादी जवाब भी इसी थ्योरी में मौजूद है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी थ्योरी, भाई ये थ्योरी मेरी है, अल्फाज मेरे हैं, ये कानून कुदरत है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कानून कुदरत है। मैं आपको इससे पहले एक और तशबीह देता हूँ। नेट पे जाएं और आसान अल्फाज में, वो तो वर्ड बड़ा डिफरेंट मुश्किल सा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, ये ऐनक होती है या कोई दूरबीन होती है, इसे क्या कहते हैं? बायनॉकुलर। अच्छा, जैसे आप स्टीरियो, आपका एक मोनो होता है सिस्टम, एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो की आवाज़ अच्छी होती है, क्लियर होती है, क्रिस्टल होती है। अब याद रखें, अल्लाह के निज़ाम में कुछ ऐसा नहीं है। अगर मुंह एक चाहिए था तो एक ही चाहिए था, ये मोनो ही चाहिए था, ये स्टीरियो नहीं चाहिए था।
अगर अल्लाह ने 2 कान लगाए हैं, 2 आंखें लगाई हैं, इसकी कोई वजह है? एक वजह तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आप सिंगल आंख से एक आंख को बंद कर दें, हम छोटे होते थे ना तो हमारी माएँ, वही बताता, वो अल्लाह उनको, लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी माओं को जन्नत नसीब करे। अब जब मैं ये अभी मुझे, जब ये मैं तैयारी कर रहा था ना कि मैं अच्छा ये बताता हूँ, तो मुझे अचानक एक अल्लाह की तरफ से ही वो पुरानी बात याद आ गई। टॉयज़ तो होते नहीं थे। अब बच्चों के हाथ में ये स्मार्टफोन जो पकड़ाए हैं ये तो होते नहीं थे, ना इतने महंगे टॉयज़ होते थे, ना अंकल चाइना होते थे कि जी चीज़ें आई जाती हैं। क्या होता था, माएँ खुद ही इनके पेंसिल से हमें घंटा घंटा खिलाती रहती होती थी। तो हमें पढ़ाती कैसे ऐसे होती थी ना, हमें ऐसे ना कहती थी, इधर ये देखो, पीछे वो दीवार के ऊपर कोई लाइन लगा के ऐसे पेंसिल रखती थी, कहती थी एक आंख बंद करो, देखो अब ये पेंसिल किस तरफ है, दूसरी आंख बंद करो, फिर देखो पेंसिल, अब दोनों आंखें खोलो, देखो पेंसिल किधर है। तो हमें समझ आ जाती थी कि एक आंख से देखना और 2 आंखों से देखने में क्या फ़र्क है। मुझे तो कोई साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बचपन में हमने सीखा था कि 2 आंखों से क्या दृश्य नज़र आता है। आज आप उसको कहते हैं कि जी जो क्लैरिटी है, ये जो विजन की क्लैरिटी, और आज तो साइंस ये भी बता रही है कि इस आंख का डेटा और इस आंख का डेटा दिमाग में जब जाता है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन से एक तस्वीर बनाता है। तो आप सोचें, आपको 3 डायमेंशनल व्यू मिल ही नहीं सकता अगर एक आंख होगी। ये इतना बड़ा मेटाफोर मैंने आपको दिया है। आप एक आंख बंद कर लें, एकदम से एक बंद, हम लोगों ने ये किया है। अच्छा, अब ये एक आंख जौन सी है, ये एक आंख कुछ भी हो सकती है, ये राइट और रॉन्ग की आंख भी हो सकती है, ये दिमाग और दिल की आंख भी हो सकती है। अगर आप ये कहें इनके आप एक ही तरफ देखना शुरू कर दें, तो ये भी है कि जनाब ये आपका दिमाग बंद है या दिल बंद हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि यार इसका दिल बंद है, ये दिल की बात नहीं करता, ये दिमाग की बात नहीं करता। आप देखेंगे दिमाग वाले सिर्फ दिमाग की बात कर रहे होंगे, दिल वाले सिर्फ दिल की बात कर रहे होंगे। ये जो बैलेंस है, हम भूल जाते हैं कि ये जो बैलेंस है, यही उन 2 आंखों का काम था। हम दुनिया को पूरा देख ही नहीं पाएंगे अगर हम 2 आंखों से नहीं देखेंगे। दिल की आंख से भी देखें, सामने अपनी इस वाली आंख से भी देखें, बैलेंस करें। माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं कि जी आप बच्चे, गिर जाता है एक बच्चा, अब उसने माँ को देखना है। अब ये बड़ा क्लियर सा लाइन है, आपको लोग नज़र आते हैं जनाब जो बच्चों में एम्पैथी नहीं है, आपको ये भी नज़र आता है कि कुछ बच्चे हैं बिल्कुल ही मम्मी डैडी बन जाते हैं। अब ये माँ की जजमेंट है कि यार जो करने की ज़रूरत है वो तो करो, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है। इट्स नॉट अबाउट दिस वे और दैट वे, इट्स बोथ वेज। ये जो सेंटर पॉइंट है कि, और आप ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, आपको लगेगा कि जिस एंगल पे आप दोनों आंखों से देखेंगे तो ये सेंटर पे आएगा, आप इधर से देखेंगे तो ये उंगली थोड़ी सी इधर हिल जाएगी, जैसे हिलेगी जैसे हिल जाती है। तो ये जो सेंटर है, ये सच इस सेंटर पे है। तो एक ये मेटाफोर है कि अंदर की आंख भी खुले, किसी की बाहर की खुली है, किसी के अंदर की खुली है, किसी की बाहर की बंद है। अब ये भी अगर आपने अब समझ लिया ना, अब आपको आसानी हो जाएगी पेंडुलम थ्योरी समझते हुए। देखें पेंडुलम में क्या होता है, एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम है, और सच ना इधर है ना इधर है, सच कहीं दरमियान में है। जब हम अपना सच दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो लोग ओपिनियंस देते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं, तो यस नो का जवाब, ये गलत है ये सही है, ये उनकी ओपिनियन तो हो सकती है 2 एक्सट्रीम्स के ऊपर, लेकिन सच कहीं थोड़ा सा सच इधर भी होगा, थोड़ा सा सच शायद उधर भी होगा, लेकिन असल सच, पूरा सच कहीं दरमियान में होगा। 2 लोगों की आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें और आपको लगेगा ये सारा सच कह रहा है, ये वो सारा सच कह रहा है, आपको लगेगा असल सच कहीं दरमियान में है।
और हम ये कभी नहीं करते। और इसमें यही वजह है कि आप एक पार्टी की बात सुने बगैर जजमेंट आपको मना फरमाई कुरान में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा कि आप एक पार्टी की बात सुन के ऊपर कुछ नहीं कह सकते जब तक दूसरी की ना सुने, क्योंकि असल सच कहीं सच दरमियान में हो। तो आपने एक ही बात सुनी है तो एक आंख से आपने दुनिया देखी। तो ये जो पेंडुलम की थ्योरी है ये कहती है जैसे पेंडुलम का एक नेचुरल रेस्टिंग पॉइंट है, पेंडुलम कभी भी सुकून में नहीं आ सकता, स्टैटिक पोजीशन में नहीं आएगा। आप बैटरी निकाल दें तो देखेंगे पेंडुलम बैटरी आपने निकाल दी, हिलते 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 जब सुकून में आएगा तो वो सेंटर में होगा, वो किसी एक्सट्रीम में नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पे होंगे। ये हमसे खुद, ये हमारी अपनी ज़ात के चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम सोच नहीं सकते, हम दो ओपिनियन में से रियल ओपिनियन बना नहीं सकते, हमें क्विक जवाब चाहिए। हम एक जवाब सुनते हैं इस एक्सट्रीम का, और छोड़ें जी नमाज पढ़ना जी, छोड़ें जी रहने देना जी, और दूसरा जवाब हम सुनते हैं इस एक्सट्रीम का। और ना हमें ये दोनों पेंडुलम की तरह कभी हम नमाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी हम दुनियादारी छोड़ देंगे। हम सारी ज़िंदगी ऐसे पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान सच पे आ ही नहीं पाएंगे। ये इसको मैं पेंडुलम थ्योरी कहता हूँ कि आपको, मेरी स्ट्रगल है ज़िंदगी में कवानीन कुदरत को अंडरस्टैंड करने की। और ये जो मैं आपको पेंडुलम थ्योरी है, ये बहुत बड़ा कुरान पाक का फ़लसफ़ा है जिसको मैंने पेंडुलम थ्योरी का नाम दिया मेटाफोरिकली, तशबीह के तौर पे। दिस इज़ नॉट द पेंडुलम इफेक्ट जो आपको नेट पे मिलेगा, ये मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है। इन लोगों को आसान समझाने के लिए कि यार जैसे पेंडुलम होता है ना, एक एक्सट्रीम और दूसरी एक्सट्रीम, सच कहीं सेंटर में होगा। इसी तरीके से मियाँ बीवी की लड़ाई है या आपके दो रिश्तों के दरमियान आप खींच रहे हैं, कभी आपको माँ खींचती है, कभी बीवी खींचती है। असल चैलेंज आपका है कि आप उससे सेंटर हो नहीं पा रहा, आपसे अदल हो नहीं पा रहा, आपसे इंसाफ हो नहीं पा रहा। तो होगा क्या, माँ की तबीयत ख़राब होगी तो माँ की तरफ खिंच जाएंगे, बीवी की तबीयत ख़राब होगी, लगेगा यार इस पे जुल्म हो रहा तो आप कभी इसकी तरफ खिंच जाएंगे। सारी ज़िंदगी आप यही करते रहेंगे, बारियां लेते रहेंगे पिंग पोंग की तरह। बच्चे हैं, उनको नहीं पता सच क्या है, और कुरान पढ़ा ही नहीं, जजमेंट आई कोई नहीं, डिसीजन मेकिंग होती नहीं। कभी अम्मा की बात मान लेंगे, कभी अब्बे के पीछे लग पड़ेंगे। अगर अम्मा और अब्बा के कबला ही फ़र्क है तो यही कर रहे हैं आजकल के बच्चे। इसकी सुनी ये भी ठीक है, इसकी सुनी ये भी ठीक है। तो इंसान को क्या हो गया? तो इसमें इस पेंडुलम थ्योरी में बहुत जवाब है। अब आप देखें कुरान, ये जो मैं इस थ्योरी का जिक्र कर रहा हूँ, जिसको मैंने कुरान पाक इसके बारे में क्या कहता है, ये मैं आपके सामने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 143, सूरत अल-बकरा सूरत नंबर 2 है और उसकी 143 आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक कम्युनिटी बनाया है, और उम्मत का वर्ड है आयत के अंदर, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि मैंने तुम्हें एक ऐसी उम्मत बनाया जो वसत पे है, वसत पे है, सेंटर में है, बैलेंस्ड है। आप मुझे बताएं, चलें इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सीसा देखें, इधर बैठते हैं तो इधर से उठ जाता है, इधर बैठते हैं इधर से उठ जाता है। जब तक आप सेंटर में नहीं बैठेंगे ये स्ट्रेट नहीं होगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे इस वसत को, इस वस्त को, तो आप सीसॉ की तरह सारी जिंदगी कभी इधर आएंगे, कभी इधर से उठेंगे, कभी इधर से ऐसे चले जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे। और यही मैं देखता हूँ लोगों को, 56 साल मेरी उम्र हो गई, मैं ऐसे ही देखता हूँ। 5 साल में फेज़ आया, कई लोगों को देखता हूँ दाढ़ी बढ़ाई, इतनी बढ़ा दी, उसके बाद जनाब पता चला कान में बाली पहन के आगे दाढ़ी मुंडवा के, कभी जनाब हीरो बन गए, कभी जनाब इस्लाम जाग उठा, कभी जनाब ये कर दिया, कभी वो कर दिया। दिल है कि मानता नहीं, कभी इस तरफ उठते हैं, कभी इस तरफ उठते हैं, कभी इस तरफ उठते हैं, कभी इस तरफ उठते हैं। ये होता रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत की, जिस उम्मत के हम फ़ख्र महसूस करते हैं जी, हम मुसलमान हैं जी, अगर करते हैं, मैं तो करता हूँ जी,
तो ये इस उम्मत की तो ये उसके करेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि ये तो है ही सेंटर की उम्मत है, बैलेंस्ड उम्मत है। सीसा बैलेंस कब होता है? सीसा बैलेंस उस वक्त होगा जब आप सेंटर में होंगे। आप किसी तरफ लुढ़क जाएंगे तो बैलेंस कभी नहीं होगा। सो ये जो वसत है, वस्त है, इस इज द रियलिटी। बेसिकली अगर आप देखें, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये दो एक्सट्रीम से, टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज दिस पॉइंट, ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये किसी भी एक्सट्रीम से फारदेस्ट पॉइंट है। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट हमेशा दोनों एक्सट्रीम से फारदेस्ट पॉइंट होगा। अगर ये फारदेस्ट पॉइंट, इसका मतलब है कि जो लोग, इस पे इतनी अहादीस हैं कि जो लोग कभी भी आपको लगे कि एक्सट्रीम पे हैं, वो राइचियस नहीं होंगे, वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंटर जो इस उम्मत की वो है उससे दूर है। एक्सट्रीम हमेशा बैलेंस से दूर होगी। और ये देखने की बहुत ज़रूरी है कि जस्ट होना, जस्ट किसे कहते हैं? अदल करना। अब एक प्रोग्राम अभी मैंने रिकॉर्ड करवाया है, सवाल था बीवी और माँ के दरमियान बैलेंस का। इनके लोग उसके अंदर से भी सवाल निकाल लेते हैं कि भाई उनको समझ ही नहीं आता कि बीवी और माँ में बैलेंस हो सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आता। उनको जवाब चाहिए मैं माँ की मानूं या बीवी की मानूं, जबकि जवाब ये है ही नहीं। भैया एप्पल एंड ऑरेंजेस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दो बंदे डिफरेंट के हकूक, आप उन्हें कैसे एक दूसरे के साथ काउंटरफीट कर सकते हैं? भाई यू विल हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस, क्योंकि खुद बैलेंस करना आता नहीं, इसलिए जवाब चाहिए। और जब किसी के पास जाते हैं तो एक बाबे के पास जाते हैं, वो इधर डाल देता है, दूसरा बाबा इधर डाल देता है। एक के पास जाते हैं, उसकी बात मांगनी शुरू करते हैं, उसके बाद वहाँ पता चलता है कि कोई और कहता है ओए तुम तो जुल्म कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो कब्र में ये होगा, फिर डर के इस तरफ चल पड़ते हैं। यही करते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि एवरी प्रेज वर्दी, हर वो ऐसा स्टेप जो एक्ट है, ऐसा कोई भी अमल जिसकी तारीफ की गई हो, वो हमेशा ब्लेम वर्दी जो है, जो बुराइयां हैं उनसे दूर होगा। मैं आपको बताया कि सेंटर हमेशा एक्सट्रीम से फारदेस्ट पॉइंट होता है। जैसे जेनरॉसिटी है, तो आदमी बड़े सखी है जी, ये मिडल पे है बिटवीन दो एक्सट्रीम। और दो एक्सट्रीम क्या हैं? अंग्रेजी में जिसे आप माइजर कहते हैं। माइजर किसे कहते हैं? कंजूस। और दूसरे को आप एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, शोबाज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करने वाला, उजाड़ने वाला। तो ये जो जेनरॉसिटी होगी, ये सेंटर में आप समझते हैं एक्स्ट्रावेगेंस इज जेनरॉसिटी। दैट इज नॉट राइट। दे आर टू डिफरेंट वर्ड, दो डिफरेंट अल्फाज अंग्रेजी के, जेनरॉसिटी और एक्स्ट्रावेगेंस। तो जेनरॉसिटी बजाते खुद सेंटर में रहने का नाम है, ना कि इतने सखी हो जाओ कि सब कुछ ही दे बैठो। और इसके ऊपर अहदीस हैं, इसमें कुरान पाक ने आपको क्लियर कट अल्फाज बताएं। इसी तरह से करेज है, हौसला। करेज सेंटर पॉइंट होगा किस चीज का? एक आदमी बहुत ही बुज़दिल है और एक बेवकूफी की हद तक बहादुर, आप जिसे कहते हैं, बेवकूफी की हद तक बहादुर। ये जो हमारा एक मौला जट स्टाइल कल्चर है कि आओ जी ऐसी की तैसी जनाब, हथे त्या हो जाएगा तो हो जाएगा, बेवकूफ। ये जो खूबी की, जो नेकी है जिसके बारे में कहा गया, वो बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर होने को नहीं कहा गया। आप शेर के आगे मैं चले आ जी, ऐसी जी तैसी वेखी जाएगी, ये तो बेवकूफ़ी की हद तक जनाब। हमारी कुछ कौमें भी ऐसी हैं जो बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर बनने की कोशिश करती है।
तो जो भी अच्छा एक्ट होगा, करेज जिसे आप कहते हैं, वो हमेशा सेंटर होगा, दोनों एक्सट्रीम से दूर, सबसे दूर का नुक्ता होगा और वो सेंटर में होगा, और बुज़दिली और बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर होने के दरमियान में होगा। इसी तरीके से बाकी जितनी भी आप नेकियां लेंगे जो कुरान पाक में जिक्र हैं, या कोई भी प्रेज वर्दी एक्ट होगा, वो हमेशा सेंटर में होगा। अब देखें, मॉडरेशन जिसे आप कहते हैं, एतदाल को, ये बैलेंस का नाम है, तवाज़ुन का नाम है, और ये अदल का तकादा भी यही है, यही जस्टिस का तकादा भी है। अब अगर आप कुछ देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है कि बेशक हर चीज़ के दो एंड होते हैं और एक सेंटर होता है, दरमियान होता है। अगर तुम एक एंड को पकड़ोगे तो तुम रास्ते से उतर जाओगे, अगर तुम सेंटर को पकड़ोगे तो तुमने एक्चुअली इन दोनों को भी पकड़ा हुआ है। अगर आप सेंटर में हैं तो बेसिकली आप थोड़ी बहुत इसकी भी क्वालिटीज आप में हैं, थोड़ी सी इसकी। अगर आप इस तरफ गए तो ये तो गया इस तरफ, बिल्कुल ही आप दूर हो गए किसी भी एक्सट्रीम पे जब आप जाएंगे। एक हुदैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि ओ लोगों, रिमेन स्ट्रेट, सीधे रहो उस रास्ते के ऊपर और जिस पे अभी तुमने चलना है, लेकिन ना दाएं जाना ना बाएं जाना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि तवाज़ुन जौन सा है वो सेंटर में रहने का नाम था। अगर तुम दाएं गए या बाएं गए तो एस्ट्रे हो जाओगे। इस पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है नॉलेज, अगर आप ढूंढना चाहें। और इसी तरीके से सूरह क़सस में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने आखिरत के घर को तलाश करो, लेकिन दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल जाना। अब ये क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं आपको? रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना। यानी कि आप अगर ये समझे, कुछ एक्सट्रीम्स आपको नज़र आती हैं, कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने ये बैलेंस को, मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि आपने काम किए हैं, लेकिन आपने उम्मत को नहीं उस मसले में डाला। आप पैगंबर थे, आपने लोगों के लिए पता नहीं क्या कुछ करना था, आपने पूरी उम्मत के लिए दुआएं करनी थी, आपका वो मुकाम था। इसी तरीके से औलिया कराम हैं, वो दुनिया को छोड़ के भी पता नहीं क्या कुछ छोड़ के चले जाते हैं जनाब जंगलों में कुछ ना कुछ करने, या तबलीग करने, या शहरों को। आम आदमी के लिए ये नहीं कहा गया। आम आदमी को कहा गया है कि सेंटर में रहना, पकड़े रखना। तो अगर आप देखें, मसलन आपको ये मिलता है कि रेसिटेशन के बारे में मिलता है कि नमाज पढ़े हों तो ना ऊंचा बहुत ज़्यादा पढ़ें, ना आहिस्ता पढ़ें। इसी तरीके से आपको शेयर, मैंने दुनिया में बताया कि दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलना, घर अपना आखिरत में बनाओ लेकिन दुनिया में हिस्सा ना भूलना। इसी तरीके से सारा दिन रोज़े रखना कि रोज़ा खोलो भी रोज़ा तोड़ो भी, जैसे तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक़ है, तुम्हारे बीवी बच्चों का तुम पे हक़ है। ये आपके सामने दीन आपको ये बता रहा है। लोगों से पूछा गया रसूल पाक की नमाज कैसी होती थी, आपने कहा ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी। मैं कह रहा हूँ हदीसें भरी हुई हैं जो कि इस पॉइंट को प्रूव करती हैं। फिर पूछा गया कि आप नमाजें आपकी कैसी होती थी, तिलावत कैसी होती थी, किरत जिसे कहते हैं, तो फिर उसका जवाब ये मिलता था ना बहुत लंबी होती थी किरत, ना बहुत छोटी होती थी। इसी तरीके से आपको हदीसें मिलती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कंजूसी के बारे में और शाह खर्ची के बारे में। यानी कि हमने ये भी एक मिथ बना लिया है कि इस्लाम शाह खर्ची का नाम है। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो इसके लिए जनरॉसिटी है, वो सेंटर का नाम है। दो फार पॉइंट्स के दरमियान, शाह खर्ची और बुख्ल के दरमियान। इसी तरीके से आगे आ जाएं, आवाज़ के बारे में कुरान पाक में है कि आवाज़ को ऊंचा इतना ना ले जाओ कि गधे की आवाज़ की तरह मवानी आवाज़ हो जाए, इतनी कम ना हो कि किसी को सुनाई ना दे, आवाज़ भी सेंटर में हो। इसी तरीके से नॉट टू लो नॉट टू लाउड। इसी तरीके से चाल के बारे में हदीस में है
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से पूछते थे, ना बहुत तेज ना बहुत ही मरे हुए, लथार्जी से मारे हुए, डगमगाते हुए गिरते हुए जा रहे, वो भी आपको नजर आता है। पूरी की पूरी शख्सियत इत्तेदाल के ऊपर आपको नक्शा दे के जाती है। तो ये सारी की सारी हदीसें इस पॉइंट को सपोर्ट करती हैं कि जो सेंटर पॉइंट है, अब ये हमने जो अपने सेंटर पॉइंट बना लिए हैं कि जी हम समझते हैं मॉडरेट इस्लाम, नमाज ना पढ़ने को वाले को भी आप मॉडरेट कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। ये हमने इन अल्फाज को मानी अपनी मर्जी के देने शुरू कर दिए हैं। मॉडरेशन इस चीज़ का नाम नहीं था। ये कहा गया कि एक आदमी नमाजें पढ़ता ही नहीं और दूसरा 24 घंटे इबादत करता रहता है, तो मॉडरेशन सेंटर थी। 5 नमाजें पढ़ते हैं, कितना टाइम लगता है 24 घंटे में से? हमने ना नमाज पढ़ने वाले को भी कहा ये मॉडरेट हो गया। ये कौन सा मॉडरेशन है? तो ये दुनियादारी जिन्होंने छोड़ दी या जिन्होंने दुनिया के ही पीछे अपना आखिरत बर्बाद कर दी, ये भी आपको एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं। तो पेंडुलम थ्योरी जो मैं कहता हूँ, वो कहता हूँ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आपको सुकून नज़र नहीं आता। सेंटर पॉइंट पे सुकून है, क्योंकि जो सेंटर का पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, जो वस्त का पॉइंट है, जो मॉडरेशन का पॉइंट है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सुकून है। ये ऐसे लोग होंगे जो अपने हकूक़ जानते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास उनको है। ये जो हमारे में मुनाफकत आ गई है कि हमें अपने लिए कुछ चाहिए और दूसरे के लिए कुछ है। अक्सर औक़ात हकूक़ मांगने वाले वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने हकूक़ कभी पूरे किए नहीं, अपनी जिम्मेदारियां कभी पूरी की नहीं, वो हकूक़ के नारे लगा रहे होते हैं। तो जो सेंटर का पॉइंट होगा वो अदल का पॉइंट होगा, और अदल का तकादा यही है कि आप लोगों के लिए जो उनके जायज़, उनके जो दे दिए गए हैं उनके हकूक़, वो उनको दें। इससे रिगार्डलेस कि आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, वो एक सेपरेट इशू है। तो सेंटर का पॉइंट को पकड़ लीजिए, और सेंटर के पॉइंट वाले लोग कभी इतनी दूर नहीं जाएंगे कि वो वापस ना आए। लेकिन सेंटर को पकड़ने के लिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि सेंटर को पकड़ने के लिए भी जो सोर्स है वो आपका कुरान और शरीयत होनी चाहिए, कोई शख्स ना हो। क्योंकि अक्सर कहा, जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेंटर को भी अपनी मर्जी की डेफिनेशन दे दी है कि सेंटर, और जी मॉडरेट इस्लाम क्या होता है? नहीं, मॉडरेट इस्लाम वो नहीं होता जो कि अक्सर औक़ात आपको वीडियोस में नज़र आता है कि जिस किस्म के हम लोग जो शायद दूसरी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं, उनको भी हम इस्लाम में फ़िट करने के लिए मॉडरेशन का वर्ड निकाल देते हैं। मॉडरेट इस्लाम वो नहीं होगा। मॉडरेट इस्लाम वही होगा जिसके बारे में कुरान और हदीस ये कह रहे हैं कि हाँ नमाज भी पढ़ता है, हाँ सोता भी है, हाँ आराम भी करता है, जिस्म के भी हकूक़ पूरे करता है, वालदैन के भी हकूक़ पूरे करता है, बीवी के भी हकूक़ पूरे करता है, बच्चों के हकूक़ भी पूरे करता है, हमसायों के हकूक़ भी पूरे करता है, अपने हकूक़ भी पूरे करता है। वो एक मुकम्मल आदमी है, वो एक मॉडरेट है, वो एक सेंटर के अंदर मौजूद है। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि अक्सर औक़ात जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो इस वजह से होती है कि हमारा सवाल ही किसी एक नई टर्मिनोलॉजी या किसी ओल्ड टर्मिनोलॉजी से होता है। रिलेट करें इसको इस्लाम से, तो कोई चीज़, अक्सर औक़ात चीज़ें एब्सोल्यूट बुरी नहीं होती। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अच्छी होगी, अब उसकी एक एक्सट्रीम होगी। अब आपने अगर ये सोच लिया है ज़िंदगी आसान हो जाती, सारी दुनिया की आसान हो जाए, आप सेंटर को पकड़ लें, और सेंटर पे अल्लाह कह रहा है मेरा दीन सेंटर पे है, तो आप सेंटर अल्लाह के दीन को पकड़ लें। लेकिन जब आपने अल्लाह के दीन को नहीं पकड़ना, तो पता चलता है आप एक निज़ाम लेके आते हैं जो एक एक्सट्रीम पे है, फिर वो नहीं चलता। उसके बाद जनाब कुछ सालों के बाद मुसीबतों में आके फिर आप दूसरा निज़ाम लेके आते हैं जो टोटली दूसरी ऑपोजिट पे है, फिर वो नहीं चलता। जैसे आप जंग कर रहे हैं कि हम सेंटर में ना आ जाएं,
और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। यही अलमिया है उन लोगों का जो कि दुनिया के अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के कानून दुनिया के लोगों से सीखना चाह रहे हैं, उन कानून कवानीन को छोड़ के जो कवानीन उस रब ने खुद बनाए हैं, जिसने ये दुनिया और जिसने आपको, जिसने मुझे ये बनाया है। तो ये पेंडुलम थ्योरी, जैसे इसके बारे में कहा नफ्स मुतमइन्ना, ये नफ्स मुतमइन्ना कौन सी होगी? नफ्स मुतमइन्ना वो होगी जो सेंटर पे होगी, जो बैलेंस्ड होगी, जिसको इस चीज़ का एहसास है, जिसके अंदर रैशनलिज्म भी है, जिसमें सिंपैथी एम्पैथी भी है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है, अपने हकूक़ का भी एहसास है, जो अपने हकूक़ के लिए खड़ा भी हो तो ऐसे नहीं होगा कि किसी के हकूक़ को तोड़ दे। तो ये पेंडुलम थ्योरी उस मेटाफोर को, उस कवानीन कुदरत को बयान करती है, उसकी तशबीह है, जिसकी वजह से और कितने मसाइल हैं। तो मेरे सवाल इसलिए जवाब लंबे हो जाते हैं कि मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम अच्छा है। मैं आपको कहूँगा ये सिस्टम है, इसकी ये खूबियाँ हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये सिस्टम है, ये खूबियाँ और ये प्रॉब्लम है, इसकी खूबियाँ भी निकाल लो, इसकी खूबियाँ भी निकाल दो, ये सेंटर में लिख लो। ये जो है ये वस्त का सिस्टम, ये इस्लाम का सिस्टम होगा। आपको अक्सर चीज़ों में ऐसे ही नज़र आएगा। और ये अगले सवाल मेरे आ रहे हैं। मसलन एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब मैं अभी आपको बाद में डिटेल में दूंगा जब बारी आती है उसकी, लेकिन सवाल पूछा गया है कि जी न्यूक्लियस फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली होनी चाहिए? सिंपल सी बात यह है कि इस्लाम का निज़ाम में ना न्यूक्लियस है ना एक्सटेंडेड है। इस्लाम के निज़ाम न्यूक्लियस भी है और एक्सटेंडेड भी है। कैसा जवाब है? लेकिन अगर हम समझें या न्यूक्लियस है और या एक्सटेंडेड है, नहीं भाई साहब आप ये बता दे, भाई मैं तो नहीं बता सकता, जो बताने वाले आप उनसे सुन लें फिर जाके। मैं तो आपको बताऊंगा भाई न्यूक्लियस फैमिली की ये चीज़ें इस्लाम के साथ जुड़ी हुई हैं, इस्लामी हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली की ये चीज़ें इस निज़ाम में जुड़ी हुई हैं या इसके अगेंस्ट हैं। अब इसकी खूबी और इसकी खूबी दोनों को मिला के जो सेंटर बनेगा वो इस्लाम का निज़ाम है। लेकिन हमने कसम खाई है कि हमने सेंटर में नहीं जाना, हमने या इधर जाना है या फिर उधर जाना है, हमने या इधर जाना है या उधर जाना है, या इधर गिरना है या उधर गिरना है। तो ये है पेंडुलम थ्योरी, और ये आपको वाकई नेट पे नहीं मिलेगी। तो माजरत, आपने पूछा मैंने बता दिया। माजरत इसलिए कि आप ढूंढते रहे, आप पहले ही पूछ लेते कि ये पेंडुलम इफेक्ट आपको नजर आएगा, थ्योरी नहीं मिलेगी। और ये थ्योरी सपोर्टेड है कुरान और हदीस के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।